चलिए फिर हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है वाटसन एवं क्रिक मॉडल अर्थात डीएनए की संरचना, है ना। तो ये वाटसन एवं क्रिक ने किसको मॉडल दिया? डीएनए का डबल हेलिक्स, क्या लिखेंगे? डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। तो वाटसन एवं क्रिक मॉडल को मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। इसके लिए आपको ना पहले ये समझना पड़ेगा कि जो स्ट्रक्चर जो बनाया हूँ, इस स्ट्रक्चर में एक्चुअली है क्या। तो ये डीएनए की संरचना है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर डबल हेलिक्स है, ऐसे जो गया है ना, एक हेलिक्स से दो हेलिक्स, है ना, इसको डबल हेलिक्स बोलते हैं, है ना। इसको बोलते हैं कुंडल, क्या बोलते हैं? कुंडल हेलिक्स। अब यहाँ पर बहुत सारे श्रृंखला थे। तो सबसे पहले एक्चुअली में हम लोग जो डीएनए पढ़ेंगे उसके जो अवयव है, ये न्यूक्लिक अम्ल है ना, इस न्यूक्लिक अम्ल के जो अवयव उसको पहले पढ़ना है। हम लोग किस किस चीज़ से मिलकर ये डीएनए बनता है, न्यूक्लिक अम्ल बनता है। तो पहले बात है नाइट्रोजनी क्षारक। जब ये ऐड हो जाती हैं शर्करा के साथ, है ना, तो ये जो न्यूक्लियोसाइड बनाती हैं, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड होती है। तो न्यूक्लियोसाइड है वो न्यूक्लियोसाइड ऐड होकर आगे बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये साइड है, न्यूक्लियोटाइड। तब जब न्यूक्लियोटाइड एक श्रृंखला के रूप में हो जाती है ना, इतना एक श्रृंखला हो गया, मान जाए इतना एक श्रृंखला हो गया, इतना एक श्रृंखला, ऐसे श्रृंखला बनता है ना, तब डीएनए की संरचना बनती है। नाइट्रोजनी क्षारक, शर्करा, फास्फोरिक एसिड, ये सब मिलकर बनाता है न्यूक्लिक एसिड। क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड, है ना। ये न्यूक्लिक एसिड है ना। तो यहाँ पर ये तो समझ गए कि ये क्या है, नाइट्रोजनी क्षारक क्या है। हम लोग पुराने टॉपिक में पढ़ चुके हैं नाइट्रोजनी क्षारक क्या है। शर्करा, फास्फोरिक एसिड, ये आगे पढ़ जाएंगे। जैसे कि ये AGCTA ये लिखा हूँ, ये सभी है नाइट्रोजनी क्षारक। शर्करा ये एस जो लिखा हुआ है ना, और फास्फोरिक एसिड यहाँ से फास्फोरस, ठीक है। तो ये सब कोई ना कोई बॉन्ड्स के माध्यम से क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। और ये पूरा संरचना किसकी है? डीएनए की। ये जो डीएनए की संरचना यहाँ पर दिख रहा है ना, ये वाला भाग, इसको मैं कैपिटल रूप में यहाँ पर बनाया हूँ, ठीक है। एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थायमिन है। एडेनिन फिर आ गया, मतलब इसका नाम आपको जानना है। अब एक चीज़ जानना और ज़रूरी है कि एडेनिन किसके साथ जुड़ता है, वो बता दिया हूँ मैं पिछले वीडियो में कि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ता है, ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ जुड़ता है, साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ जुड़ता है, थायमिन है एडेनिन के साथ जुड़ता है, और एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ता है, मतलब ये इनके साथ जुड़ता है। अच्छा, दो प्रकार की चीज़ होती है इसमें, है ना। नाइट्रोजनी जो क्षारक है, नाइट्रोजनी क्षारक के दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरीमिडीन। प्यूरिन और पायरीमिडीन। प्यूरिन कौन कौन है? एडेनिन और ग्वानिन है, ये दोनों है प्यूरिन है, ठीक है। एडेनिन और ग्वानिन है, कौन है? प्यूरिन है। और थायमिन है, साइटोसिन है, ये सब क्या है? पायरीमिडीन है। पिरीमिडीन बोलते हैं उसको, पायरीमिडीन है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, है ना। चलिए, तो वाटसन और क्रिक मॉडल को समझने के लिए हम लोग टॉपिक टू टॉपिक चलते रहेंगे। ये पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, ठीक है। ये वाटसन और क्रिक मॉडल है, ये डीएनए की संरचना है। किसकी संरचना कितने मीटर है, उस आगे बताया जाएगा। चलिए, तो डीएनए के मॉडल का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला पॉइंट है, वो पॉइंट में क्या हो रहा है उसको देखिएगा, है ना। डीएनए की संरचना भी मैं दिखाया। तो पहला पॉइंट है कि डीएनए का जो अणु है, मॉलिक्यूल है ना, डीएनए का अणु है वो दो समानांतर स्ट्रैंड या एक लंबे धागेनुमा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। मैंने बताया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, जब न्यूक्लियोसाइड जब ऐड होता है तब पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। और न्यूक्लियोसाइड कब बनता है? जब नाइट्रोजनी क्षारक बनती है तब, ठीक है। तो डीएनए का अणु है दो समानांतर स्ट्रैंड या धागेनुमा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जो कि केंद्रीय अक्ष के चारों ओर सर्पिलवत क्रम में घूमकर एक डबल हेलिक्स का निर्माण करता है या डबल हेलिक्स बनाता है। देखिए, क्या बताया मैंने कि डीएनए का अणु है, जो डीएनए का अणु है वो दो समानांतर स्ट्रैंड, ये एक और ये दो समानांतर स्ट्रैंड या एक धागेनुमा
पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये जो श्रृंखला बनती है यहाँ पर जो श्रृंखला बनती है, यहाँ पर जो TH दिखा है, SG दिखा है, यहाँ पर एक एक श्रृंखला बनती है। जैसे कि ये श्रृंखला हो गया, ये एक श्रृंखला हो गया, ये एक श्रृंखला हो गया, ठीक है। ऐसे मतलब ये है कि DNA का अणु है दो समानांतर स्ट्रैंड या एक लंबे धागेनुमा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, ठीक है, जो कि केंद्रीय अक्ष के चारों ओर, ये केंद्रीय अक्ष है माना जाए, जो केंद्रीय अक्ष के चारों ओर सर्पिल व्रत क्रम में क्या करके घूमकर डबल हेलिक्स बना देते हैं। एक और ये दो डबल हेलिक्स का निर्माण करते हैं, डबल हेलिक्स बना लेते हैं। यह पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि प्रत्येक स्ट्रैंड, अभी मैं स्ट्रैंड दिखाया, प्रत्येक स्ट्रैंड की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला अनेक न्यूक्लियोटाइड्स के एक क्रम में श्रृंखलाबद्ध होने से बनती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली जुड़ा है यहाँ पर, है ना, क्या जुड़ा हुआ है, पॉली। तो प्रत्येक स्ट्रैंड की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है अनेक न्यूक्लियोटाइड्स के एक क्रम में श्रृंखलाबद्ध होने से बनता है। मतलब जैसे कि यहाँ नाइट्रोजनी क्षारक है, वहाँ पहला जो बनता है वो न्यूक्लियोसाइड बनता है, न्यूक्लियोसाइड के बाद न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड जब एकत्रित होती है तब एक साथ उसको हम लोग लेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो दूसरा पॉइंट ये है कि प्रत्येक श्रृंखला की पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है, श्रृंखला अनेक न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम में श्रृंखलाबद्ध होने से बनती है ना। ये दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट। तीसरा देखिए, दोनों हेलिक्स के एक कुंडल में, है ना, दोनों हेलिक्स के कितने कुंडल में, एक कुंडल में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए दोनों हेलिक्स हैं, ये दोनों हेलिक्स हैं। तो दोनों हेलिक्स के एक कुंडल में एक बार जो मुड़ता है ऐसे, उसको बोलेंगे हम लोग एक कुंडल। यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, इधर देखें तो ये कुंडल मतलब एक कुंडल में ना एक बार जो मुड़ता है उस क्षेत्र में। तो दोनों हेलिक्स के एक कुंडल में 5 जोड़ी, जैसे कि यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5, ये इनके साथ जुड़ा हुआ है, इनके साथ जुड़ा हुआ है, इनका जुड़ा है, ये इनके साथ जुड़ा है, ये इनके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक प्रकार से कहा जाए तो 5 जोड़ी, कितने जोड़ी, 5 जोड़ी नाइट्रोजनी क्षारक, या कुल मिला के 5 जोड़ी मतलब कितना होगा, कुल 10। तो 5 जोड़ी अर्थात कुल 10 नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, ठीक है, एक कुंडल में। कितने कुंडल बोला जा रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया कि दोनों हेलिक्स के एक कुंडल में 5 जोड़ी या 10 नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। अब देखिए चौथा, दोनों श्रृंखलाओं के नाइट्रोजनी क्षारक, जैसे कि मैंने अभी बताया 2 श्रृंखला है ना, जिससे मैंने बताया 2 श्रृंखला है, एक श्रृंखला इधर, एक श्रृंखला इधर, एक और ये 2 श्रृंखला इसमें, इसी को जूम करके देखें तो इस तरह से दिखाई देगा, ये पूरा एक श्रृंखला। ये जो बॉन्डिंग बना हुआ है, इस बॉन्डिंग के लेफ्ट और बॉन्डिंग के राइट, यहाँ पर 2 श्रृंखला है ना, ठीक है, ये पूरा न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखलाएँ हैं, ठीक है। तो इधर भी न्यूक्लियोटाइड्स है ना, तो 2 श्रृंखला हैं। तो दोनों श्रृंखलाओं के नाइट्रोजनी क्षारक, ये नाइट्रोजनी क्षारक हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये एडेनिन। तो दोनों श्रृंखलाओं के नाइट्रोजनी क्षारक है, ये जो नाइट्रोजनी क्षारक है, एडेनिन है थायमिन से, साइटोसिन है ग्वानिन से, अंदर की ओर, ये अंदर की ओर ना, ये वाला बाहर की ओर है, ये बाहर की ओर है, ये बीच है अंदर की ओर है, अंदर की ओर आमने सामने स्थित रहकर DNA स्टैंड में एक सीढ़ीनुमा संरचना का निर्माण करते हैं। DNA स्टैंड में कौन सा नुमा, ये सीढ़ीनुमा दिख रहा है आपको, सीढ़ी की तरह ये दिख रहा है, 1 2 3, यहाँ पर दर्शाया नहीं गया है, लेकिन ऐसी ही सीढ़ीनुमा संरचना। तो क्या है, दोनों श्रृंखलाओं के नाइट्रोजनी क्षारक है, जैसे कि एडेनिन, ग्वानिन है, साइटोसिन है। तो दोनों श्रृंखलाओं के नाइट्रोजनी क्षारक है एडेनिन, थायमिन, साइटोनिन, ग्वानिन, अंदर की ओर आमने सामने स्थित रहकर DNA स्टैंड में, ये जो DNA की स्टैंड है उसमें एक सीढ़ीनुमा संरचना का निर्माण करती हैं। ये जो बेस है, बेस मतलब क्षार है, ये जो क्षार है वो बाहर की ओर डीऑक्सीराइबोस शर्करा, यहाँ दिख रहा है S शर्करा, ठीक है, बाहर की ओर डीऑक्सीराइबोस शर्करा से जुड़ते हैं, ठीक है।
ओके। दोनों श्रृंखलाओं के नाइट्रोजन क्षारक हैं, एडेनिन थायमिन एवं साइटोसिन ग्वानिन है। अंदर की ओर आमने सामने स्थित रहती है, अभी दिखाया चित्र में। डीएनए स्थित रहकर डीएनए स्टैंड में सीढ़ीनुमा संरचना बनाते हैं। ये जो बेस है बाहर की ओर डीऑक्सीराइबोस शर्करा से जुड़ते हैं। स्टैंड के जो न्यूक्लियोटाइड्स के शर्करा अणु हैं, ठीक है, स्टैंड के ये जो स्टैंड है उस स्टैंड के जो बाहर ये दिख रहा है शर्करा अणु, ठीक है। तो स्टैंड के जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ये सब न्यूक्लियोटाइड्स है ना, न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। तो स्टैंड के न्यूक्लियोटाइड्स के जो शर्करा है वो अणु है वो बाहर की ओर ये अणु है ना, न्यूक्लियोटाइड्स के अणु, शर्करा के अणु है वो बाहर की ओर बीच में फास्फोडाइएस्टर बंध, यहाँ बंध बना हुआ ना, ये बंध फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। जो कि एक न्यूक्लियोटाइड्स इकाई के डीऑक्सीराइबोस शर्करा के 5 डेस है, ये 5 डेस है। 5 डेस कार्बन सिरे से दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के 3 डेस कार्बन सिरे से जुड़े रहते हैं। मतलब ये है, इनका जो 5 डेस सिरा है वो इनके 3 डेस सिरा से जुड़ा रहता है। इनका 3 डेस सिरा है 5 डेस से जुड़ा है, इसका 5 डेस के 3 डेस से जुड़ा है। मतलब ऐसा है कि एक न्यूक्लियोटाइड इकाई के डीऑक्सीराइबोस शर्करा के जो 5 डेस हैं, कौन सा डेस है, 5 डेस है, कार्बन सिरे के दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 3 डेस से जुड़े रहते हैं। 5 डेस है वो किससे, 3 डेस से जुड़े रहते हैं, ठीक है। इधर से देखें तो ज़्यादा अच्छा बेटर रहेगा। 5 डेस से 3 डेस से जुड़े रहते हैं, ठीक है। आगे 5वां पॉइंट देखिए कि डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में, ठीक है, श्रृंखला हम लोग अभी देखे हैं, ये एक श्रृंखला है, ये दूसरी श्रृंखला है, तीसरी श्रृंखला है, चौथी श्रृंखला बना हुआ है। जो एक श्रृंखला में जो एडेनिन, ये एडेनिन है, ग्वानिन है, थायमिन है, ये साइटोसिन है, ये थायमिन है, ये साइटोसिन है, ये एडेनिन है, ग्वानिन है। ये जो बीच बीच में दिख रहा है फास्फोरस है, फास्फोडाइएस्टर बंध है, और ये एस दिख रहा है, ये एस है शर्करा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि डीएनए के दोनों ये एक श्रृंखला हो गया, इधर का एक श्रृंखला हो गया, इसका इधर का एक श्रृंखला हो गया। तो डीएनए के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में पिरिमिडीन किसको बोला था मैं, साइटोसिन और ग्वानिन। तो डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में पिरिमिडीन तथा प्यूरिन कौन है, एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है, सॉरी साइटोसिन और थायमिन, यहाँ पर ग्वानिन लिख दिया था क्या, साइटोसिन और थायमिन, ठीक है। तो साइटोसिन और थायमिन है वो पिरिमिडीन है, और एडेनिन और ग्वानिन है, एडेनिन और कौन है, ग्वानिन, ये है प्यूरिन, एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन, साइटोसिन और थायमिन ये है पायरिमिडीन। अब देखिए पॉइंट को, 5वें नंबर के पॉइंट को, कि डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में पिरिमिडीन तथा प्यूरिन क्षारकों की मात्रा बराबर होती है, इस तरह बराबर होती है बोला जा रहा है। मतलब प्यूरिन की मात्रा अगर 50% है तो पायरिमिडीन की मात्रा भी कितनी होगी, 50% होगी। ये 5वां पॉइंट है आपका। चलिए 6वां पॉइंट है, ठीक है। 6वां पॉइंट एकदम सिंपल है कि दो विपरीत श्रृंखलाओं में एडेनिन ए मतलब एडेनिन तथा थायमिन टी एवं साइटोसिन सी, ठीक है, दो विपरीत श्रृंखलाओं में, 2 श्रृंखला बताया था मैं, दोनों श्रृंखलाओं में एडेनिन ए है तथा थायमिन टी है, साइटोसिन सी तथा ग्वानिन जी एक दूसरे से कमजोर हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। ये आपका 6वां नंबर का पॉइंट। इस पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि ये एक श्रृंखला हो गया, ये एक श्रृंखला हो गया, ठीक है। तो दो विपरीत श्रृंखलाओं में
एडेनिन है और थायमिन है। एडेनिन और थायमिन, एडेनिन तथा थायमिन तथा साइटोसिन व ग्वानिन एक दूसरे से कमज़ोर हाइड्रोजन बंध, ये जो है बंध दिखाई दे रहे हैं, 3 बंध दिखाई, इसमें 2 बंध दिखाई दे रहे हैं, तो कमज़ोर हाइड्रोजन बांड द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 6वां। तो इसमें 2 बंध है, इसमें 3 बॉन्ड है। ठीक है, बंध जी। चलिए अब जो 7वां नंबर का जो पॉइंट है वो 6वां नंबर पॉइंट में जो बताया अभी मैं पीछे, उसी को देखिए कि एक श्रृंखला का एडेनिन है, दूसरी श्रृंखला का थायमिन से 2 हाइड्रोजन बंध, अभी बताया मैं 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा, तथा एक श्रृंखला का ग्वानिन जी दूसरे श्रृंखला के साइटोसिन सी से 3 हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। बस ऐसी है, एडेनिन है वो थायमिन से 2 हाइड्रोजन बंध तथा साइटोसिन है ग्वानिन से 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा रहता है। ये आपका 6वां नंबर का पॉइंट। ठीक है, 7वां नंबर पॉइंट देखिए, इस प्रकार डीएनए अणु की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, दोनों तरफ दिखा ऐसे चित्र बना था, उसमें एक न्यूक्लियोटाइड इधर, एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला इधर, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला थी, लेकिन बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला मिलकर क्या बना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। तो इस प्रकार डीएनए अणु की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक दूसरे की परिपूरक होती है। मतलब एडेनिन थायमिन है, ये एक तरफ का श्रृंखला है मान जाए, और ये दूसरी तरफ का श्रृंखला है, तो ये श्रृंखला इस श्रृंखला क्या है, पूरक है, क्योंकि एडेनिन थायमिन से जुड़ता है, साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ता है। तो इस प्रकार डीएनए अणु की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक दूसरे की परिपूरक होती है। ठीक है, ये हो गया 8वां। 9वां, डीएनए अणु की एक श्रृंखला में फास्फोडाइस्टर बंध 3 डेज से 5 डेज दिशा में, जबकि दूसरी श्रृंखला में 5 डेज से 3 डेज दिशा में होती है फास्फोडाइस्टर बंध। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि डीएनए अणु की एक श्रृंखला, ये एक श्रृंखला मानते हैं। ठीक है, डीएनए अणु की एक श्रृंखला में ये जो फास्फोडाइस्टर बंध है, ये जो फास्फोडाइस्टर बंध दिख रहा है ना, ये एक श्रृंखला है दूसरे श्रृंखला से ना फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के माध्यम से जुड़े रहते हैं। तो डीएनए अणु की एक श्रृंखला में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड 3 डेज से 5 डेज दिशा में, एक श्रृंखला में ना, डीएनए अणु की एक श्रृंखला इधर, एक श्रृंखला इधर है ना, तो पहले श्रृंखला की बात कर रहे हैं। तो डीएनए अणु की एक श्रृंखला में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड 3 डेज से 5 डेज दिशा में तथा दूसरे श्रृंखला में 5 डेज से 3 डेज दिशा में होती है। ये आपका पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 10, डीएनए अणु की दोनों स्ट्रैंड परस्पर 20 एंगस्ट्रॉम दूरी द्वारा अलग रहते हैं, अर्थात डीएनए का व्यास है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। हाँ देखिए, जो डीएनए है यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीटली ले, यहाँ से यहाँ तक इसका जो व्यास है वो 20 एंगस्ट्रॉम है। कितने एंगस्ट्रॉम है? 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और 11वें नंबर का पॉइंट देखिए कि प्रत्येक हेलिक्स रचना में सीढ़ी के डंडेनुमा नाइट्रोजनी क्षारकों की जोड़ी में आपस में दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक हेलिक्स रचना में, ये जो प्रत्येक हेलिक्स है, हेलिक्स रचना में सीढ़ी के डंडेनुमा, ये जो सीढ़ी दिख रहा है ना, सीढ़ी के डंडेनुमा ये नाइट्रोजनी क्षारक है। मतलब यहाँ पर दिख रहा है, इसको स्पष्ट दर्शाया गया। यहाँ पर तो केवल डंडे रूप में दर्शाया गया, यहाँ पर स्पष्ट दर्शाया गया है। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन यहाँ पर नाइट्रोजनी क्षारक है। तो प्रत्येक हेलिक्स रचना में सीढ़ी के जो डंडेनुमा नाइट्रोजनी क्षारक के जोड़ी में आपस में दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3.4, यहाँ पर लिखा हुआ है 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, ओके। और कहा जाए को एक कुंडल से दूसरी कुंडल की लंबाई, अगर एक आध पॉइंट और बढ़ाना है तो प्रत्येक एक कुंडल से दूसरे कुंडल की लंबाई कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, 11 पॉइंट में आप कंप्लीट कर लीजिएगा डीएनए की संरचना। तो यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है डीएनए की संरचना। न्यूक्लियोटाइड विनिमय बोलते हैं इसको, है ना। तो कौन किसका मॉडल है? वाटसन एवं क्रिक का। ठीक है, ध्यान रखिएगा।